हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और आज से हम लोग फॉर्मली शुरू करने जा रहे हैं हमारी जर्नी ऑफ बिकमिंग एन इन्वेस्टर। हमने इससे पहले द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर की एक सीरीज बनाई थी जिसको आप सबने बहुत सराहा, आप सबको बहुत पसंद आई। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर, यानी कि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एक मॉडल पोर्टफोलियो मैनेज करें, एक इन्वेस्टर बनने की राह पे कुछ डिसीजन लें, तो किस तरह वो डिसीजन हमें फ्यूचर में मदद करने वाला है। ऑब्वियसली ये रियल टाइम मार्केट्स के साथ में हमारे पोर्टफोलियो में हो रही हलचल को शोकेस करेगा। अब हम सक्सेसफुल होते हैं या फिर में हम लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिर भी हम इस सीरीज के थ्रू एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो सिंसियरली इन्वेस्टिंग को सीरियस, एक मैं कह सकता हूं बिजनेस के तौर पे देखती है। यहां पे इन्वेस्टिंग आप सभी जानते हैं, इट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी और बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। बट द जर्नी इज नॉट इजी एंड इसीलिए एक डेमो ही सही, एक मॉडल अवतार में ही सही, लेकिन वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अवर जर्नी ऑफ बिकमिंग एन इन्वेस्टर। हमारी ऑब्वियसली इस सीरीज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है। हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही खुल के, बट देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स टू ऑफर। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम है गौरव काबरा, पेशे से मैं टीचर हूं। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव आल्सो क्लियर्ड ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द सीएफए प्रोग्राम। एंड साथ ही साथ स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हूं, रिसर्च करता हूं स्टॉक मार्केट में एंड अपने कुछ क्वांटिटेटिव मॉडल्स की मदद से मैं ट्राई करता हूं टू फाइंड आउट स्टॉक्स विच आर रियली गुड एंड एट अट्रैक्टिव प्राइसेस। उसी चीज को मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, घोल पिला दूंगा कि किस तरह हम लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट में डिसीजन ले रहे हैं। बट अगेन, आई एम नॉट अ प्रो इन स्टॉक मार्केट, कोई भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, एंड दैट इज वाई यहां पे हम अपने सिंसियर अटेम्प्ट्स करेंगे। बाद बाकी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ग्रो होता है या नहीं होता है वो वक्त ही बताएगा। So without wasting any further time, let's move on and let's see what do we have to offer in this episode. सो आज के इस एपिसोड में, जो कि 1 नवंबर 2020 को आ रहा है, यानी कि आज के दिन आप देख रहे हो, तो उस दिन हम लोग टोटल 3 सेगमेंट्स को कवर करेंगे। पहला सेगमेंट, एंड इनफैक्ट ये आज की वीडियो के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे पूरे सीरीज के लिए स्पेसिफिक है। इन्हीं 3 सेगमेंट्स पे हम अपने वीडियोस बनाएंगे। पहला सेगमेंट होने वाला है जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि 26 से लेकर के 30 अक्टूबर तक हमारे निफ्टी, हमारी बैंक निफ्टी वगैरह कैसे परफॉर्म किया, कौन सा सेक्टर कैसा किया, कौन सा स्टॉक कैसा किया, उसके ऊपर में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगा, सो दैट एक ओवरऑल अवेयरनेस हम लोग की बनती रहे कि अच्छा हमारे स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। देन कम्स अवर सेगमेंट नंबर 2, जहां पे हमारा बहुत ही प्यारा मॉडल पोर्टफोलियो हम लोग बनाने वाले हैं। यही है सारी की सारी, मैं कह सकता हूं, हमारी मेन हाईलाइट। इसी चीज को हमको सीखना है कि किस तरह हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये पोर्टफोलियो के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। और साथ ही साथ आज हम अगले हफ्ते कौन कौन से स्टॉक्स पे नजर रखेंगे, किस किस को खरीदने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उनके ऊपर में खूब चर्चा होगी। सो ऑब्वियसली सेगमेंट नंबर 2 में इंतजार रहेगा आप सबको, हम लोग वहां मिलेंगे। देन कम सेगमेंट नंबर 3, जहां पे हम सीखेंगे आज कुछ नया। और आज जो हम नया सीखेंगे वो सीखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वाई is there a need of looking at shareholding pattern before you go on to invest in a share? तो ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा हमेशा सेगमेंट 3 में, और बाद बाकी सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 तो आपके लिए है ही, टू जस्ट गिव यू एन ओवरऑल हिसाब किताब ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। सो अभी शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट नंबर 1 के साथ में, जिसमें आप देख रहे हैं मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर के आया हूं निफ्टी 50 का ओवरऑल यहां पे परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते का। पिछले हफ्ते टोटल 5 ट्रेडिंग सेशंस हमें मिले थे, जो कि 26 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक थे। एंड एज यू कैन सी, हम लोग 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशंस में नेगेटिव क्लोज हुए थे। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि निफ्टी पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एंड आई थिंक ये वो वीक था जब थोड़ा सा यहां पे कूलिंग हुआ है, एंड अच्छा खासा कूलिंग हुआ है एक्चुअल में। एंड साथ ही साथ यूएस इलेक्शंस का भी यहां पे इंपैक्ट पड़ा है। सो आई थिंक यूएस इलेक्शंस के साथ में विक्स भी हमारा बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया की वोलैटिलिटी भी बढ़ रही है, एंड इसी के साथ में मार्केट भी अनश्योर है कि कहां जाना है। ओवरऑल इसी सब कश्मकश में मार्केट में टोटल 2.4% से हमारे निफ्टी का ब्रेकडाउन हो गया। 2.4% हमारा निफ्टी यहां पे गिरा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी का पूरा वीकली हाई जो था वो था मंडे का हाई, और वीकली लो जो था वो था फ्राइडे का लो। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
समझिए आप यहां पे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि मंडे को जो हाई बनाया वो हाई वापस रिक्लेम ही नहीं हुआ, और फ्राइडे को इनफैक्ट जो लो बनाया वो पूरे वीक का लो था, विच इज अ क्लियर केस सिग्नल दैट निफ्टी हमारा कंसोलिडेट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ डाउन टर्न। क्लियर है? सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से निफ्टी और थोड़ा गिरे। साथ ही साथ यूएस इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहेगी, कुछ श्योर ही नहीं है कि ट्रंप आ रहे हैं कि बाइडेन आ रहे हैं। सो जब तक क्लियर नहीं होता मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा। द सेम थिंग हैज हैपेंड फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। इफ यू सी बैंक निफ्टी, तो यहां पे भी मैंने आपके सामने OHLC डेटा लिखा है। OHLC मतलब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, और उसको भी देखते हैं हम अगर गौर से, तो हमारा बैंक निफ्टी करीब 2.36% टूट गया एक हफ्ते में। एंड यहां पे आप बैंक निफ्टी में जो डेली अगर चेंजेस देखोगे तो 5 दिन पॉजिटिव बंद हुआ, एक दिन नेगेटिव, 5 दिन में से 4 दिन नेगेटिव बंद हुआ और एक दिन पॉजिटिव बंद हुआ। एंड साथ ही साथ आपका जो हाई था वो ट्यूसडे का हाई था, उस दिन बैंक निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ा था, तो ट्यूसडे का हाई और बाद में लो जो है वो फ्राइडे का लो है। सो करेक्टली ये भी एक तरह का मैं कह सकता हूं आपको डाउन टर्न या फिर में एक करेक्शन की ओर नजर करवा रहा है। इसके अलावा हमारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे वो थे सैनिटरी वेयर एंड टेलीकॉम। इसके अलावा वर्स्ट परफॉर्मिंग में था ऑयल, बिकॉज ऑयल का प्राइसेस बहुत बुरी तरह गिर रहा है। एंड बैंक निफ्टी की तरफ से जो बेस्ट शेयर था वो था कोटक महिंद्रा बैंक, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द न्यूज की कोटक महिंद्रा बैंक एंड इन बैंक दोनों आपस में मर्जर कर लेंगे। सो अगर ये न्यूज को मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है तो इसीलिए आप देख रहे हो कि कोटक महिंद्रा बैंक एक हफ्ते में करीब करीब 12% बढ़ा। वहीं पे निफ्टी का जो शेयर बहुत बुरी तरह पिटा वो था हीरो मोटोकॉर्प। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहां पे भी एक न्यूज थी दैट हीरो मोटोकॉर्प इज नाउ गोइंग टू टेक अप द डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर हार्ले डेविडसन, और उनके लिए ये सर्विसिंग भी करेंगे। सो अब इस न्यूज को डेफिनेटली मार्केट ने काफी नेगेटिव लिया होगा, तभी जाकर के हीरो मोटोकॉर्प में यू आर सीइंग अ डिक्लाइन ऑफ अराउंड 10%। सो ये था अपना निफ्टी में बढ़ने और घटने वाले शेयर। एंड विद दैट वी आर एंडिंग ऑन टू अवर सेगमेंट नंबर 1, जिसमें मैंने आपको एक अंदाजा दिया व्हाट हैपेंड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 में, जो कि है हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। हम एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हुए चल रहे हैं एंड इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस पोर्टफोलियो को हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं, किस रेट पे ग्रो कर पा रहे हैं। एंड वीकली मैं आपको इस पे एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट दूंगा कि हमारा एक हफ्ते का परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का क्या रहा। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली परफॉर्मेंस इतना खास मैटर नहीं करता, बट फिर भी वीकली परफॉर्मेंस आपको बताता रहूंगा सो दैट ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बनी रहे एंड एंगेजमेंट भी हमारी और बेहतर हो अगर हम हफ्ते टू हफ्ते मिलते रहें तो। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पोर्टफोलियो आप एक तरह से पेपर पोर्टफोलियो आप इमेजिन कर सकते हो। सबने पेपर ट्रेडिंग सुना ही होगा, हम पेपर इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। सो यहां पे हम ट्राई करेंगे ये चीज एनालाइज करने का कि क्या हम पेपर ट्रेडिंग में भी यहां पे पैसे बना सकते हैं क्या। अगर ये सिलसिला हम 1 साल तक अच्छे से पैसे बना पाए, हम ग्रोथ अच्छे से कर पाए, तो रियल पोर्टफोलियो में भी करेंगे। गोज विदाउट सेइंग एक रियल पोर्टफोलियो में मैनेज ऑलरेडी कर रहा हूं, और वक्त वक्त पे आपको ये भी मैं डिस्क्लेमर देता रहूंगा कि जिन भी शेयरों की हम बात कर रहे हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है। सो दैट विल ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, डोंट वरी, मेरी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन मैं करूंगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। हम लोग इस पोर्टफोलियो को एक इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 लाख से शुरू कर रहे हैं आज के दिन, यानी कि 1 नवंबर इज द आई वुड से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो, याद रखिएगा। इसके अलावा हम हर क्वार्टर के बिगिनिंग यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर हम ये अज्यूम करेंगे दैट अवर पोर्टफोलियो विल गेट एन इनफ्लो ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो में रेगुलर इंक्लूजन्स होते रहेंगे विच विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर अवर पोर्टफोलियो। इसको आप SIP के तौर पे इमेजिन कर सकते हो। तो 5 लाख से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से ठीक 2 महीने बाद हमारे पास 1 लाख रुपए का इंक्लूजन आएगा जब 1 जनवरी आएगा 2021। उससे पहले हमें इस 5 लाख को ही मैनेज करना है और इससे हम लोग को अपना ट्रेड्स करना है। इसके अलावा जितने भी मैं एक्विजिशंस करूंगा यानी कि जितने भी शेयर्स लूंगा वो मैं पहले बता के जाऊंगा और बाद में वो मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड होंगे। यानी कि आज जिन शेयरों पे मैं बात करूंगा ये अगले हफ्ते अगर हमारे टारगेट प्राइसेस आए तो आपको नेक्स्ट संडे हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड मिल जाएंगे। यानी कि एडवांस में सारी बात बताई जा रही है सो दैट इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं मॉडल पोर्टफोलियो में आज के दिन एक भी स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर रखा हूं एंड अगले हफ्ते के लिए क्या क्या इंक्लूजन होगा उसकी पूरी स्ट्रैटेजी दूंगा। दैट इज व्हाट मेक्स दिस सेगमेंट एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। सब कुछ बोल बोल के करेंगे एंड दैट इज व्हाट आई थिंक हमें
और बेहतर बनाने में मदद करेगा, ताकि हम थोड़े से हिम्मत वाले भी हों कि यस हम बोल बोल के कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट रिवॉर्ड्स अस। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी यहां पे स्टॉक्स की डिस्कशन होगी बच्चा लोग, आप ये बात जरूर समझना कि यहां पे हम लोग अपनी सिर्फ पर्सनल चॉइसेस के ऊपर में बात करें। खास करके मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अपनी पर्सनल चॉइस और अपनी पर्सनल एनालिसिस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इन नो मींस दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक टिप। आप खुद से कोई भी पोजीशन ले तो पहला तो देख के मत लें। मैं जो डिस्कस कर रहा हूं जरूरी नहीं है सिर्फ उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेंगे। अपना डिसीजन लेना है, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। आफ्टर ऑल वो आपका खुद का पैसा है। एट द सेम टाइम अगर आपने देख के इन्वेस्ट कर भी दिया और कुछ पैसे बनाए या फिर गवा भी दिए तो उसके लिए भी मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा, अपने तक रखिएगा बात। बट हाँ, वी आर अ फैमिली, वी आर अ कम्युनिटी। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी बात रखनी है मॉडल पोर्टफोलियो को और बेहतर करने के लिए, हमारे इस पूरे पेपर इन्वेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए, तो आप अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं बाय ड्रॉपिंग डाउन द कमेंट्स। गॉट द पॉइंट? तो वो हमेशा अपना रहेगा। एंगेजमेंट विद द एंटायर कम्युनिटी विल ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ। इसके बाद में जितने भी मॉडल पोर्टफोलियो में हम लोग स्टॉक्स होल्ड करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो में हो। सो जो अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना, और उसकी दरकार भी नहीं है वैसे। एंड देन द सिक्स्थ पॉइंट इज कि परफॉर्मेंस जो होगी हमारे पोर्टफोलियो की, वो हर हफ्ते आपको हम इवैल्यूएट कर करके देंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वार्टर, हमारे इस एक क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसके ऊपर में एक टिप्पणी जरूर होगी। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू नो कि हम किस तरह अपने पोर्टफोलियो को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। गॉट द पॉइंट? सो ये है हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का रूल्स। एंड नाउ वी विल गो ऑन टू टॉक अबाउट कि हमारी अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। तो सर अभी हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन कुछ नहीं है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड अवर पोर्टफोलियो एंड राइट नाउ वी आर होल्डिंग 5 लाख रुपीज इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो। एंड इस मॉडल पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ कैश है, मार्केट ओपन भी नहीं है, कुछ हमने खरीदा भी नहीं, तो अभी हमारे पास सिर्फ कैश है। कैश टोटल कितना है? 5 लाख रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टेड भी इतना ही, वैल्यू भी इतना ही। अगले हफ्ते ऑब्वियसली आपको यहां पे कुछ नाम और मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम कैश। जैसे जैसे हम स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे यहां पे नाम आते जाएंगे। सो उस चीज को आप अगले हफ्ते और बेहतर देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे अगले हफ्ते यानी कि कल से, मंडे से जो हमारा हफ्ता शुरू हो रहा है, बहुत ही डेंजरस हफ्ता है क्योंकि यूएस इलेक्शंस को लेकर के बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। कौन से स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर में क्या मेरी प्रतिक्रिया है, सब बताऊंगा। बट बिफोर दैट लेट मी एक्टिवेट द कॉशन मोड विच सेज कि यहां जितने भी स्टॉक्स की अब हम बात करेंगे वो स्टॉक्स होंगे सिर्फ हमारे तरफ से डिस्कशन, एनालिसिस, मेरी पर्सनल चॉइस है। आपको उसको मिमिक नहीं करना चाहिए। और अगर आप खुद से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी खुद की रिसर्च कीजिए या किसी एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, बट नेवर एवर टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई से। गॉट द पॉइंट? मैं जो बोल रहा हूं उसके बेसिस पे प्लीज मत कीजिएगा। एंड दैट इज वाई थ्रू आउट द डिस्कशन, जितनी भी देर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कॉशन मोड जो नीचे आ रहा है ये आपको रिमाइंड करेगा कि हाँ आपको किस तरह यहां पे बिहेव करना है। एंड आई एम श्योर आप वैसे ही करेंगे। काफी एक इन्वेस्टर बनने के लिए जो पेशेंस की दरकार है और जो बुद्धि की दरकार है, वो मेरे ख्याल से यहां से आपको धीरे धीरे लेसन्स पिकअप करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो है जीएमएम फॉडलर, जो कि मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। ये कंपनी जो है ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है। सिंपल शब्दों में शब्द जाऊं तो ये लोग कंटेनर्स बनाते हैं जिसमें केमिकल स्टोर होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये कंटेनर्स बनाने की वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ल्ड वाइड 15 जगह इनके ऑपरेशंस अब हो जाएंगे बिकॉज दे हैव रिसेंटली बॉट ऑन देयर ग्लोबल पार्टनर, देयर ग्लोबल पेरेंट फॉडलर को। तो इन्होंने फॉडलर को खरीदा। उसके बाद में अब मुझे लगता है कि यहां पे पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है बिजनेस और बढ़ाने की। बट सर सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती, यहां पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे। सो आई विल गो ऑन टू एक्सप्लेन माय नोट्स कि मैं यहां पे आपको क्या क्या चीज देख करके बता रहा हूं व्हाई जीएमएम फॉडलर इज ऑन माय लिस्ट। तो सर पहला तो हमारा जीएमएम फॉडलर ऑन द लिस्ट इसलिए बिकॉज एक तो इनका प्रोडक्ट बहुत तगड़ा है, दे हैव अ मोट, एंड इसके बाद में इनके पास में ग्लोबल यहां पे मैं कह सकता हूं रीच है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में इन्होंने शो किया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 21% मार्जिन, एंड ये बोल रहे हैं कि 23% तक का मार्जिन हो जाएगा। सो डेफिनेटली द प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू इंप्रूव, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी भी ये शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है, लेकिन फिर भी एक
सॉलिड करेक्शन इस शेयर में देखने को मिली है फ्रॉम इट्स लाइफ हाई ऑफ 6900। अभी ये शेयर करीब 3500 में चल रहा है, 3500 समथिंग में, और इसी प्राइस पे लेने का कुछ इरादा बना रहे हैं हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ गड़बड़ ये हुई कि जब इन्होंने अपने ग्लोबल पार्टनर को अक्वायर करने की यहां बात की, तो इनको अपने जो प्रमोटर्स थे, जो प्राइवेट इक्विटी उस फर्म में थे, उनको यहां पे हिस्सेदारी बेचने का मौका देना था। एंड दे केम अप विद अ OFS, ऑफर फॉर सेल आया, और वो ऑफर फॉर सेल सिर्फ 3500 रुपीज में आया। यानी कि बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जब हमारे शेयर का प्राइस 6900 चल रहा था, तब प्रमोटर्स ने अपने शेयर 3500 में बेचे। इसके वजह से मार्केट ने इस शेयर की बहुत बुरी तरह पिटाई की। फ्रॉम 6900 दिस स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन टू 3500। इनफैक्ट अभी एक सेबी की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है इस स्टॉक में, इसीलिए मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगा रहा। आई एम इन्वेस्टिंग ओनली 20,000 अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 5 lakhs, सो दैट एक हमें आइडिया लगे कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं फ्यूचर में कि नहीं, अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं कि नहीं। एक बार के लिए एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा है। अगर हम बात करें इसके और बाकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की, तो इसका सेल्स ग्रोथ बहुत एक्सीलेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ इज एक्सीलेंट, ROCE एंड ROE बोथ आर मोर देन 20%। इसके अलावा डेट इक्विटी कोई खास नहीं है, मतलब डेट्स भी ज्यादा नहीं है। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस कंपनी इज द रीसेंट इंक्लूजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कंपनी में एकाएक अभी OFS के बाद में DII और FII ने रुचि अपनी डाली है। दे हैव इन्वेस्टेड मोर, और अब जो इंक्रीमेंटल इनकी इन्वेस्टमेंट है वो है 11.34% एट अराउंड 3500। तो यहां पे कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी बाई इन की है 3500 के आसपास के भाव पे, और अगर अभी भी शेयर में 3500 के आसपास का भाव है, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा फ्लोर इसका 3500 ऐसा लग रहा है बन गया है, बट अगेन दिस इज अ हाईली रिस्की वेंचर, सो इसलिए यहाँ पे डर बहुत लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। मे बी यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी ही ब्लॉक हो जाए, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। बट एट दिस पॉइंट ऑफ आई एम थिंकिंग कि यहां पे एक 3500 के प्राइस के आसपास में इसको बाइंग करना बनता है। सो करेंट प्राइस इज 3551, सो मेरे हिसाब से इसी सब आसपास में हम लोग इसको मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने की चेष्टा करेंगे। क्लियर है? हालांकि मेरे क्वांटिटेटिव मॉडल में तो 5000 के लेवल पे भी यहां पे आ रहा है कि इसको खरीदना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अवेलेबल फॉर अ वेरी चीप प्राइस, बट इट इज एक्सट्रीमली रिस्की। सो लेट्स सी हाउ इट फेयर्स आउट. Next up on my list is Deepak Nitrite. Deepak Nitrite is a company that deals in phenolics and other chemical products. इसमें phenolics में ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, and the company has a good ग्रोथ रिकॉर्ड। इसकी सेल्स ग्रोथ लगभग 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 50% से ज्यादा, ROCE ROE दोनों कंफर्टेबली 20% से ज्यादा है। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट्स रिजल्ट्स जो कि फ्राइडे को आए थे, वो ये था दैट द कंपनी इज एग्रेसिवली पेइंग ऑल द डेट्स। कंपनी के ऊपर में हल्का फुल्का ही कर्जा था, लेकिन वो भी कंपनी बहुत तेजी से यहाँ पे पे कर रही है। इंडिया की लार्जेस्ट फिनोलिक्स कंपनी होने के साथ साथ इसमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी काफी अच्छी है, अराउंड 25%, एंड मार्केट कैप ऑफ 10,000 के आसपास में ये मुझे काफी अच्छा शेयर लग रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार हो रही है एंड ज्यादातर मार्केट उसी को रिवॉर्ड कर रहा है। अभी भी इसकी पीई रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है, एंड आई थिंक पी रेशियो एक्सपेंशन अभी इसमें होना बाकी है। अगर इसमें पी रेशियो एक्सपेंशन होता है देन दिस कैन स्टिल बिकम अ मल्टी बैगर फ्रॉम इवन हियर। यहां से भी मुझे लगता है मल्टी बैगर हो सकता है, बट यहां पे मैंने टारगेट प्राइस सेट किया 710, लेकिन ये शेयर ऑलरेडी पिछले दिन फ्राइडे को क्लोज हुआ 742 पे। सो आई स्टिल नीड अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन फ्रॉम हियर सो दैट आई कैन बाय ऑन इनटू दिस शेयर। यहां पे 50 शेयर खरीदने का इरादा आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, सब में प्राइस है मेरा 710, एंड ये बात याद रखिएगा अगर मेरा बार्गेन प्राइस नहीं आएगा तो मैं मॉडल में नहीं इंक्लूड करूंगा। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अंदर से तो ऐसा लग रहा है दैट दीपक नाइट्रेट का भाव नहीं आएगा 710, बट अगर आया, जो कि इलेक्शंस की वजह से शायद आ जाएगा, सो आई थिंक इसको लेने लायक एकदम बनती है पोजीशन। नेक्स्ट अप ऑन माय लिस्ट इज अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, जिसके 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकते हैं। ये जबरदस्त कंपनी है, एंड आई थिंक पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में सबसे ज्यादा स्टेबल, स्लो एंड स्टेडी प्लेयर यही है।
मेरे अबाउट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं बहुत तेजी से पैसे बनाना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ना स्टेडी बनाना चाहता हूं, और स्टेडी बनाने के चक्कर में आई एम इंक्लूडिंग अबाउट इंडिया। इसकी सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास में है, विच इज हाई इन द इंडस्ट्री के मुकाबले इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ 20%, आरओसी आरओई 25%। कंपनी पे डेट इक्विटी कुछ खास नहीं है, यानी कि डेट ज्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग में 75% तो प्रमोटर होल्डिंग है, बाद बाकी 7.5% के आसपास इंस्टीट्यूशंस है, 17% के आसपास में पब्लिक होल्डिंग है। सो मोर ओवर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, और ज्यादातर तो प्रमोटर्स के पास में ये शेयर है। शेयर थोड़ा महंगा है, आई एम गिविंग अ टारगेट प्राइस ऑफ 14,900 15,300 इस पे करंट प्राइस चल रहा है। आई थिंक हमें ये प्राइस देखने को मिल जाएंगे। सो ऐसे में 2 शेयर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन सकता है, 30,000 रुपए के आसपास का अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में करेंगे। बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, मैं एक्चुअल पोर्टफोलियो में ये सब इन्वेस्टमेंट शायद ना करूं। नेक्स्ट अप ऑन माई लिस्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एंड दिस इज टू बिग टू फेल। इतने सारे इन्वेस्टर्स ने इधर पैसा लगाया है, एंड रीजन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिलायंस जियो के नंबर्स आए थे फ्राइडे को, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छे नंबर्स थे, एंड उसके हिसाब से मेरे को लगता है रिलायंस जियो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर भी रिलायंस में आपको एक करेक्शन देखने को मिली लगभग 17-18% की फ्रॉम द टॉप, और वो टॉप की जो करेक्शन है ये मेरे ख्याल से फ्यूचर डील जो अटक गई है ना इनकी फ्यूचर ग्रुप के साथ में, शायद उस वजह से है। बट आई थिंक ऐसी कोई भी करेक्शन का हमें हमेशा फायदा उठाना चाहिए, खास करके एक ऐसे समय में जब वोडाफोन और एयरटेल की हालत खराब है। एंड इनफैक्ट अब तो ये मीडिया में आके क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर हमें अपनी टैरिफ बढ़ानी भी पड़ी तो हम बढ़ाएंगे, वी डोंट केयर। सो ऐसे में अगर टैरिफ सच में मार्केट में बढ़ जाती है, जो कि लास्ट दिसंबर 2019 में बढ़ी थी, सो अब अगर बढ़ जाती है लगभग 1 साल बाद, तो इससे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बेटर हो जाएंगे, और कल को इन्होंने फॉलो अप नहीं किया इंक्रीज टैरिफ्स को, तो फिर ये और ग्रो करेंगे क्योंकि इनके पास में सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे आई थिंक कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। बाद बाकी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी सेल्स ग्रोथ 10% की, प्रॉफिट ग्रोथ 12% की, आरओसी वगैरह सब फैंटास्टिक लग रही है, एंड डेट भी कोई खासा नहीं है कंपनी पे। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स होल्ड अराउंड 50%, इंस्टीट्यूशंस के बाद 38% है। सो होल्डिंग बहुत तगड़ी है। टारगेट 2080 का है। अभी ये करंटली फ्राइडे के दिन तो ये इससे भी नीचे चल रहा था, 2050 के आसपास चल रहा था, बट आई थिंक मंडे को हो सकता है ये एक गैप अप के साथ में ओपन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मे बी वी विल बाय एट मे बी 2080 देखेंगे। सो वी विल सी कि मंडे को ये ओपन कैसा होता है। 15 स्टॉक्स का मेरा यहाँ पे एक टारगेट बनाया हुआ है, तो मैं अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अराउंड 31,000 के आसपास में। Next up on my list is Vinati Organics, which is again a company from specialty chemicals, एंड यहाँ पे जो इसके सबसे ज्यादा मेरे को एक्साइटिंग फीचर लगता है वो है इनके प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस। इनके जो मैनेजमेंट में है वो है विनती सराफ मुत्रेजा। उनके कई इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, एंड जैसा दीपक नाइट्रेट के मैनेजमेंट है वैसा ही इनके है, जीएमएम पॉडलर के मैनेजमेंट है वैसे ही इनके हैं। बहुत ही यंग और बहुत ही एक्साइटिंग मैनेजमेंट है, बहुत अपने बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, विच गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स एज वेल। विनती ऑर्गेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनके 3-4 मेजर जो कंपाउंड्स है जिसमें ये डील करते हैं, इसमें ये सिर्फ इंडिया लेवल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल लीडर्स हैं। ग्लोबली ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा चाइना पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है, इनफैक्ट दे आर एक्सपोर्टर्स टू चाइना। सो ऐसे में अगर चाइना को शिफ्ट करके केमिकल्स का पूरा बिजनेस इंडिया में आ जाए तो ऐसे में आई थिंक विनती ऑर्गेनिक्स इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। इसीलिए आई थिंक करंट भाव पे जो कि 1185 मुझे मेरा टारगेट प्राइस है और करंट भाव है 1209, सो अगर हल्का सा भी करेक्शन होता है सो हमारा प्राइस आ सकता है। इस पे 30 शेयर्स में अक्यूमुलेट करना चाहूंगा। और एक्साइटिंग बात यह है कि इसके आरओसी और आरओई के फिगर्स बहुत एक्साइटिंग है। 25% पे कंपनी डेट फ्री है, एंड इसके अलावा प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा भी रहे हैं। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी थोड़े बढ़े तो यहाँ पे इनको रेवेन्यू फ्रंट पे भी फायदा होने वाला है उसका, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। सो ये है मेरे 5 मेजर स्टॉक्स जिनके ऊपर में मैंने डिटेल्ड चर्चा की, एंड मेरा पहला प्रायोरिटी तो यही रहेगा कि इन्हीं 5 को मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर पाऊं अगले हफ्ते। अगर पोर्टफोलियो में ये इंक्लूड हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो आई हैव 3 मोर ऑप्शंस है। हनीवेल ऑटोमेशन इज नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट, जिसका एक ही शेयर हम अफोर्ड कर सकते हैं अगर हम 30,000 के आसपास का बजट रखते हैं तो। मेरा इसमें प्राइस है 29,335 का। करंटली ये इससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। द करंट ट्रेडेड प्राइस इज 28,451।
सो आई थिंक ये मिल जाना चाहिए हमें. द कंपनी इज रियली गुड. इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो है हनीवेल, जो कि यूएस की एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है. सो आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन के बाद में लेने लायक है. अतुल अगेन इज फ्रॉम लाइफ साइंस केमिकल स्पेस, केमिकल्स में से ही, और पता नहीं क्यों केमिकल्स में मेरा यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है. 5950 का मेरा टारगेट प्राइस रहेगा यहाँ पे. करंटली ये 6000 के आसपास में, तो 50 रुपए अगर करेक्ट हो तो मेरे ख्याल से लेने लायक यहाँ पे बनता है. 5 शेयर की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है. एंड देन कम्स ब्रिटानिया. एक एक्सेलेंट यहां पे इस साल में ब्रिटानिया की परफॉर्मेंस रही. पूरे लॉकडाउन में हमने तो ब्रिटानिया की बहुत बिस्किट खाया भैया. तो यहां पे अगर ब्रिटानिया इतने ज्यादा बढ़ने के बाद हल्का सा करेक्ट हो रहा है, सो आई थिंक इस करेक्शन का फायदा उठाया जा सकता है. 3400 एज पर मी इज अ वेरी गुड टारगेट लेवल, जिसमें हम लोग यहाँ पे एंटर में भी कर सकते हैं. बट द करंट मार्केट प्राइस इज 3473. सो थोड़ी सी गाड़ी चूक गई है यहाँ पे, जो मुझे ऐसा लग रहा है. अगर फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मे बी विल थिंक ऑफ ब्रिटानिया. तो यहां पे मैंने अपने 8 शेयर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो मुझे लगता है मेरे अगले हफ्ते के प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ सकते हैं, और है ही इनफैक्ट. और इनमें से मैं ट्राई करूंगा कि फर्स्ट 5 पहले एक्वायर कर लूं. अगर फर्स्ट 5 एक्वायर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल लुक इनटू रैंक नंबर 6, 7 एंड 8 एज वेल. यहां पे एक बात मैं बता दूं कि यूएस इलेक्शंस को देखते हुए या अनसर्टेनिटी को देखते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है. एंड ऐसे में इस पूरे पोर्टफोलियो में 5 लाख रुपए जो हमारे पास है, इसको ज्यादा से ज्यादा मैं 2 लाख रुपए यूटिलाइज करूंगा इस हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा. इससे कम भी यूटिलाइज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई विल स्टिक विद कैश, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, कल को ट्रंप की सरकार नहीं बनी, मार्केट गिरा, तब खरीदेंगे ना. सो इसीलिए यहां पे मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में करेंगे. बट कॉशन पढ़ते जाओ बच्चा. यहां पे हम लोग कहीं पे भी ये बात नहीं कर रहे कि जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको भी लेना है, आपको नहीं लेना. और अगर गलती से ले लिया आपने तो आपकी रिसर्च, आप कसूरवार, और प्रॉफिट या लॉस जो है उसका क्रेडिट भी आपका. मेरे को क्रेडिट मत दीजिएगा. गॉट द पॉइंट. तो ये है अपना सेगमेंट नंबर 2, जिसमें मैंने आपको ढंग से बताया कि अगले हफ्ते के लिए हमारी मेजर स्ट्रैटेजीज क्या है. एंड नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉप ऑफ दिस कॉशन मोड, और अब चलते हैं हम लोग अपने सेगमेंट नंबर 3 में, जहां पे हम हल्की फुल्की एक बात करेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. आपने देखा ही होगा, अभी जब मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए तब मैंने सभी के शेयर होल्डर्स पैटर्न आपके सामने जरूर रखे कि किसमें कितने % प्रमोटर की होल्डिंग है, या फिर इंस्टीट्यूशंस वहां पे इन्वेस्टेड है कि नहीं. ये जरूरी क्यों है, इसके पीछे पहला कारण ये है कि किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जहां पे 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग हो, वो एक अच्छी बात नहीं है. प्रमोटर होल्डिंग शुड बी 50% और इवन मोर. तो वो उतना ज्यादा आपको कंफर्ट देगा, क्योंकि उसका मतलब होगा दैट द प्रमोटर्स आर स्टिल अलाइंड विद द कंपनीज इंटरेस्ट, और उनको फर्क पड़ता है कंपनी के साथ क्या होता है. इसके अलावा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इज मस्ट. इंस्टीट्यूशंस अगर 8, 10, 15% इन्वेस्ट करके रखें किसी कंपनी में, तो वो एक बहुत बढ़िया सिग्नल है. बिकॉज दैट बेसिकली स्पीक्स कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली फाइंड दिस स्टॉक रियली गुड. इससे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है. कंपनी ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा रखती है, कंप्लायंस का काम भी बेटर करती है, एंड दैट बेसिकली गिव्स यू अ लिटिल एक्स्ट्रा कंफर्ट. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जहां पे भी हैं, वहां पे अगर आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं देखा देखी करना है, पर उनका रहना ही बहुत अच्छी बात है. बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली एक्टिविस्ट शेयर होल्डर टाइप इन्वेस्टर्स, जिन लोग का अगर चले बस तो ये लोग जाकर के प्रमोटर्स को लतेड़ भी सकते हैं और प्रमोटर्स को समझा भी सकते हैं. बिकॉज दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन दीज कंपनीज. इनकी थोड़ी बहुत तो इन्फ्लुएंस है ही. मैं ये नहीं कह रहा इनके पास कंट्रोल है कंपनी का, बट दे कैन स्टिल इन्फ्लुएंस, दे कैन स्टिल talk about the relevant events, and that I think is really important. इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरशिप मस्ट है. इसके अलावा यहां पे जो एक और चीज मस्ट है वो है फ्री फ्लोट. किसी भी शेयर में फ्री फ्लोट होना बहुत जरूरी है. फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए. फ्री फ्लोट इज कि कितने % ऑफ द शेयर्स मार्केट में रोज वॉलेटिलिटी का पार्ट बनते हैं, वॉल्यूम का पार्ट बनते हैं. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर पब्लिक के पास में शेयर्स नहीं है, प्रमोटर्स के पास में है, तो प्रमोटर्स तो रोज लेवा बेची नहीं करेंगे. एंड प्रमोटर्स अगर रोज लेवा बेची नहीं करेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम्स की ऑब्वियसली कमी रहेगी. सो ऐसे में इफ पब्लिक होल्ड्स वेरी लेस शेयर्स एंड मैक्सिमम शेयर्स आर हेल्ड विद प्रमोटर्स और विद द इंस्टीट्यूशंस, तो इसकी वजह से मार्केट में बिकॉज ऑफ लेसर वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल सकता है सर्किट पे सर्किट. And this thing is not good for any investor. एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर सर्किट वाले शेयर में जब फंसता है तो बहुत बुरा फंसता है. हमारे लिस्ट में आरती ड्रग्स भी होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज आरती ड्रग्स में ये फ्री फ्लोट वाली प्रॉब्लम है, द स्टॉक गोज ऑन टू हिट सर्किट्स वेरी ऑफन, एंड इसीलिए हमने आरती ड्रग्स को हमारे लिस्ट में नहीं रखा. अदरवाइज आई थिंक आरती ड्रग्स कुड हैव मेड इट टू टॉप 5.
सो इसीलिए आरती ड्रग्स हमारे लिस्ट से फिलहाल आउट है जब तक आरती ड्रग्स में ये समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। सो फ्री फ्लोट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सेम चीज जीएमएम पॉडलर में भी हुई थी, बट नाउ सिंस जीएमएम का काफी मैं कह सकता हूं हिस्सा प्रमोटर्स के से निकल करके अब पब्लिक में भी आया है, सो आई थिंक अब वॉल्यूम वाला प्रेशर थोड़ा कम होगा जीएमएम में, एंड दैट इज वाई जीएमएम में हम लोग यहां पे अपनी एक पोजीशन बनाने की बात कर रहे थे। लास्ट एक डिस्क्लेमर मैं यही देना चाहूंगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो। वो डिस्क्लेमर ये है कि हमने जो 8 प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने डिस्कस किए, इसमें से 7 प्रोस्पेक्ट्स में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, एक जो नहीं हूं इन्वेस्टेड वो है अबाउट इंडिया, और मैं यानी कि मैं और मेरा परिवार सब यहां पे इंक्लूडेड है। दैट्स द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई वांट टू गिव इट टू यू। यानी कि मैं सब जगह ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और सब जगह मैंने रिसेंट में ही पोजीशंस ली थी ये करेक्शंस देखते हुए, एंड इन्हीं करेक्शंस को मैंने यहां पे अपने मॉडल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बनाया है। एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहां पे इन करेक्शंस के बाद में शायद हमें, अगर यूएस इलेक्शंस में कुछ कबाड़ा नहीं हुआ तो शायद हमें थोड़ा सा फायदा इमीडिएट बेसिस पे देखने को शायद मिल सकता है। सो वो तो क्या होगा वो वक्त में ही देखेंगे। आई होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एपिसोड नंबर 2 जरूर देखिएगा जो कि 8 नवंबर को आने वाला है, एंड बाद बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जैसा आप करते आए हैं वो जरूर कीजिएगा, सो दैट हमें भी फीडबैक मिले कि इस सीरीज में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, इनफैक्ट अगले हफ्ते मिलते हैं जब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स में से हम कौन कौन से शेयर एक्चुअल में खरीद पाए और उनकी वीकली परफॉर्मेंस क्या चल रही है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट है तो जरूर पढ़ाई करें, एंड दैट्स इट, ध्यान रखें खुद का। जय हिंद।